अलीज एग्जाम पाठशाला में आपका स्वागत है। इस पाठशाला में शामिल होने वाले सभी छात्रों के लिए आज का फोकस एकदम साफ है। जो यूपी पुलिस जीएस प्रैक्टिस सेट 14 की पीडीएफ प्रोवाइड कराई गई है, उसकी सभी स्लाइड्स को हम वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन सीक्वेंस में एक्सप्लेन करेंगे। और इस मास्टर रिवीजन गाइड की जो सबसे पहली स्लाइड है ना, वो सीधे तथ्यों पर नहीं कूदती, बल्कि तैयारी करने वाले छात्रों को एक बहुत ही ठोस रणनीति देती है। अच्छा, रणनीति क्या लिखा है उसमें? उसमें साफ लिखा है, आप अपना रिवीजन उन चीजों पे फोकस करके रखा करो जो आपको कम आते हैं। मतलब ये बहुत गहरी बात है। हाँ, अक्सर छात्र वही बार बार पढ़ते हैं जो उन्हें पहले से आता है। बिल्कुल, क्योंकि उसमें उनका आत्मविश्वास बना रहता है। लेकिन स्लाइड में एक बहुत ही सटीक बात कही गई है कि हर बीमारी की एक टैबलेट नहीं होती। अरे वाह, ये तो बहुत सही बात है। हाँ, इसका अर्थ है कि हर छात्र की जरूरतें अलग होती हैं, तो अपनी कमजोरी के हिसाब से पढ़ना चाहिए। एकदम सटीक दिशा निर्देश हैं ये। और सुनने वालों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट भी है मेरे पास। अगले सप्ताह मंगलवार से शनिवार तक पूरी 5 क्लासेस आयोजित होंगी। तो मतलब वीकेंड का टास्क भी काफी भारी होने वाला है। बिल्कुल, इस वीकेंड का टास्क यही है कि पूरे 14 प्रैक्टिस सेट्स का रिवीजन अच्छी तरह से सुनिश्चित कर लिया जाए। तो चलिए, बिना किसी देरी के देश के सबसे बड़े संवैधानिक पद यानी राष्ट्रपति के सफर से इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। संविधान का सबसे अहम हिस्सा। हाँ, और परीक्षा के नजरिए से यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू है। मेरा सवाल ये है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह बताता है कि राष्ट्रपति पुनर्वाचन के लिए योग्य है? इस प्रश्न का एकदम सही उत्तर है अनुच्छेद 57। मतलब कितनी भी बार बन सकते हैं? बिल्कुल, भारत में कोई अधिकतम सीमा तय नहीं की गई है। कोई भी व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है। अच्छा, गाइड में एक राष्ट्रपति निर्वाचन मैट्रिक्स दी गई है। उसमें अनुच्छेद 54, 55, 56 और 58 का जिक्र है। अगर हम इस मैट्रिक्स को डिकोड करें तो ये तंत्र कैसे काम करता है? देखिए, इसे एक तार्किक क्रम में समझते हैं। चुनाव के लिए सबसे पहले ये तय होना चाहिए कि वोट कौन देगा, है ना? हाँ, वोटर कौन होंगे? यही बात अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल के तहत बताई गई है। अब जब ये तय हो गया कि वोट कौन देगा, तो अगला सवाल है कि वोटिंग कैसे होगी। इसके लिए अनुच्छेद 55 आता है, जिसमें चुनाव की प्रक्रिया है। वो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली वाली। एकदम सही। इसके बाद अनुच्छेद 56 आता है, जो कार्यकाल तय करता है, यानी चुनाव जीतने के बाद कार्यकाल 5 साल का होगा। और अनुच्छेद 58? उसमें योग्यताएं हैं, जैसे भारत का नागरिक होना, 35 वर्ष आयु, लोकसभा सदस्य बनने की योग्यता और किसी लाभ के पद पर ना होना। समझ गया। अब चुनाव और योग्यताओं के बाद बात आती है पद संभालने की। तो शपथ का क्या प्रावधान है? राष्ट्रपति को शपथ भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई दिलाते हैं। और अगर वो मौजूद ना हो तो सुप्रीम कोर्ट के जो भी वरिष्ठतम जज मौजूद होंगे वो शपथ दिलाएंगे। इसके साथ ही गाइड में महाभियोग का भी जिक्र है। महाभियोग मतलब इम्पीचमेंट? हाँ, अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग होता है। और छात्रों को याद रखना चाहिए कि ये प्रावधान यूएसए से लिया गया है। और अगर पद रिक्त हो जाए तो अनुच्छेद 62 के तहत 6 माह के अंदर चुनाव कराना अनिवार्य है। जब हमने सुप्रीम कोर्ट की बात की ही है तो रिट जारी करने की शक्ति भी बता देते हैं। सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 के तहत 5 रिट जारी कर सकता है और हाई कोर्ट को ये अधिकार अनुच्छेद 226 में मिला है। बिल्कुल सही। चलिए अब उपराष्ट्रपति के कार्यालय की ओर बढ़ते हैं। एक और एमसीक्यू पूछता हूं। अनुच्छेद 63 यह कहता है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा एवं वो राज्यसभा का पदेन सभापति होगा। क्या ये कथन सत्य है? हाँ, ये कथन 100% सत्य है। इस पद से जुड़ी कुछ और बारीकियां भी है ना गाइड में? हाँ, सबसे पहली बात तो ये कि उपराष्ट्रपति का पद भी यूएसए से ही लिया गया है। और एक हैरान करने वाला तथ्य ये है कि उन्हें जो वेतन मिलता है ना, वो उपराष्ट्रपति के पद के लिए नहीं, बल्कि राज्यसभा के पदेन सभापति के तौर पर काम करने के लिए मिलता है। अच्छा, ये तो बहुत कम लोग ध्यान देते हैं। और यहाँ विधान परिषद का भी कुछ जिक्र है। हाँ, राज्यों में जो उच्च सदन होता है, जिसे विधान परिषद कहते हैं, वो पूरे भारत के केवल 6 राज्यों में ही है। सही है। और बाकी अनुच्छेदों का क्या क्रम है? देखिए, 64 में पदेन सभापति, 65 में कार्यवाहक राष्ट्रपति और 66 में उनके चुनाव की बात है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य हिस्सा लेते हैं। और कार्यकाल? वो 67 में है।
और 69 में उनकी शपथ का प्रावधान है जो राष्ट्रपति दिलाते हैं। अगर मैं इसे एक एनालॉजी से समझाऊं तो उपराष्ट्रपति एक थिएटर नाटक के उस अंडरस्टडी कलाकार की तरह हैं जो मुख्य अभिनेता के न होने पर कमान संभालता है। बिल्कुल, बहुत सटीक उदाहरण है। लेकिन आम दिनों में भी वो एक महत्वपूर्ण मंच यानी राज्यसभा चलाता है। एकदम सही। तो चलिए अब आधुनिक नियमों से निकलकर उस दौर में चलते हैं जहां तलवारों से नियम बनते थे, यानी दिल्ली सल्तनत। इतिहास के खंड से एक एमसीक्यू है, बलबन ने किस परंपरा से सिजना और पैबोस का पालन किया? इसका उत्तर है फारसी परंपरा, मतलब पर्शियन। बलबन के और क्या-क्या काम थे? उसने शानो शौकत के लिए नवरोज त्योहार शुरू किया, और जो इल्तुतमिश ने 40 सरदारों का समूह बनाया था ना, तुर्क-ए-चहलगानी, उसे पूरी तरह नष्ट कर दिया। अरे बाप रे! और मेवातियों के खिलाफ भी कुछ किया था? हाँ, उसने मेवातियों के खिलाफ लौह व रक्त की नीति अपनाई। एक और खास बात, बलबन का मकबरा नई दिल्ली में है, जबकि संस्थापक ऐबक का लाहौर में है। अच्छा, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश आता है। सबसे कम शासन मात्र 30 वर्ष। खिलजी वंश में जलालुद्दीन खिलजी ने विद्रोह के प्रयास में किस सूफी संत को मारा? ये एमसीक्यू है। इसका उत्तर है सिद्दी मौला। खिलजी वंश के स्थापक जलालुद्दीन ही थे ना? हाँ, और राजधानी किलोखरी थी। उनके दरबार में हसन दहलवी और अमीर खुसरो थे, पर बाद में उनके भतीजे अलाउद्दीन खिलजी ने उनकी हत्या कर दी। अलाउद्दीन खिलजी का अभियान तो बहुत बड़ा था। उसका कालानुक्रम क्या था? सबसे पहले 1292 में भिलसा, फिर 1303 में चित्तौड़। वही जहां रानी पद्मिनी का जौहर हुआ था। बिल्कुल, और इस पर मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत लिखी थी। फिर 1307-8 में देवगिरी, जहां मलिक काफूर ने दक्षिण विजय की, और अंत में 1309-10 में वारंगल। सेना को लेकर एक एमसीक्यू है, दाग और हुलिया प्रणाली में हुलिया क्या था? हुलिया का मतलब था सैनिक का विस्तृत विवरण। समझ गया। और एक बहुत ही प्रसिद्ध एमसीक्यू है, मयूर सिंहासन और कोहिनूर किसने लूटा? इसका जवाब है नादिर शाह, 1739 में। गाइड में कोहिनूर की पूरी यात्रा है। गोलकुंडा खान से मिला 105.6 कैरेट का, हुमायूं से होते हुए नादिर शाह तक गया जिसने इसे नाम दिया, और 1911 में महारानी मेरी के ताज में। हाँ, और अलाउद्दीन के बारे में एक और बात है, उसका निर्माण कार्य, सीरी का किला, अलाई दरवाजा और हजार खंबा महल, और उसने सैनिकों को नकद वेतन देना शुरू किया था। पर यहाँ एक तथ्य है कि उसका उपनाम सिकंदर सानी यानी जनता का चरवाहा था। अब मेरा एक सवाल है, इतने आक्रामक शासक को जनता का चरवाहा कैसे कहा जा सकता है? ये सवाल अक्सर उलझाता है। देखिए, चरवाहे का मतलब यहाँ सिर्फ दयालु होना नहीं है, इसका मतलब है सैन्य और प्रशासनिक नियंत्रण। मतलब डंडे के जोर पर हाँकना। बिल्कुल। उसने बाजार नियंत्रण की सख्त नीतियां लागू की। जब चीजों के दाम फिक्स हो जाएंगे और वेतन नकद मिलेगा तो अर्थव्यवस्था में स्थिरता आती है। इसी कठोर नियंत्रण के कारण उसे चरवाहा कहा गया। वाह, क्या बात है। चलिए इतिहास के इस नाटक से अब भूगोल की तरफ चलते हैं। विश्व की पर्वत श्रृंखलाओं का जिक्र है। हाँ, उत्तरी अमेरिका में रॉकी, दक्षिणी अमेरिका में एंडीज हैं। एंडीज तो सबसे लंबी है ना, करीब 7000 किलोमीटर। सही कहा। यूरोप में आल्प्स, अफ्रीका में एटलस, यूरोप और एशिया की सीमा पर यूराल, और ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। और हिमालय का क्या क्रम है? दक्षिण से उत्तर की ओर देखें तो सबसे नीचे शिवालिक, फिर मध्य हिमालय जिसे हिमाचल कहते हैं, और सबसे ऊंचा वृहद हिमालय यानी हिमाद्री। और ट्रांस हिमालय? एक नोट है कि ट्रांस हिमालय को असल हिमालय का हिस्सा नहीं माना जाता। अच्छा, अब भूगोल से एक एमसीक्यू लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश के दर्रे कौन से हैं? इसके उत्तर हैं बॉमडिला, यांग्याप, पांगसाउ और दीफू। दीफू दर्रा भारत चीन म्यांमार ट्राई जंक्शन पर है। और पचपदरा झील कहाँ है? ये भी एक एमसीक्यू है। पचपदरा झील राजस्थान में है। बाकी दर्रों और झीलों की भी सूची है। लद्दाख में जोजिला और खारदुंगला, जम्मू कश्मीर में बनिहाल, सिक्किम में नाथुला और जेलिपला, और मणिपुर में तुजू। झीलों में राजस्थान की जयसमंद, पिछोला, डीडवाना है। मध्य प्रदेश में भोजताल और यशवंत सागर। मणिपुर की लोकतक, महाराष्ट्र की लोनार और केरल की वेम्बनाड। वेम्बनाड सबसे लंबी है। सिक्किम में चोलामू, उड़ीसा में चिल्का और अंसुपा, और पुलिकट झील आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में है। बिल्कुल। अगर देखा जाए तो दर्रे पहाड़ों की दीवार में उन वीआईपी दरवाजों की तरह हैं जिन्होंने सदियों से व्यापार और इतिहास की दिशा तय की है। बहुत ही उम्दा तुलना है। अब पहाड़ों से उतरकर अर्थव्यवस्था और विज्ञान की बात करते हैं।
अर्थव्यवस्था से एमसीक्यू है, 10वीं पंचवर्षीय योजना के अध्यक्ष कौन थे, जिसका समय 2002 से 7 था? इसका उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी जी और बाद में मनमोहन सिंह जी बने। इसका लक्ष्य था 10 वर्षों में प्रति व्यक्ति आय दुगना करना। और इसमें आरटीआई एक्ट और नरेगा भी आए थे ना 2005 में? हाँ, नरेगा में 100 दिन का रोजगार था और जो 2004 की काम के बदले भोजन योजना थी वो 2006 में मनरेगा में ही मिला दी गई। प्रवास यानी माइग्रेशन के बारे में भी लिखा है, देश में आना इमिग्रेशन और जाना इमिग्रेशन। एक और बहुत ही अहम एमसीक्यू बैंकिंग से, सीआरआर का पूर्ण रूप क्या है? इसका उत्तर है कैश रिजर्व रेशियो यानी नकद आरक्षित अनुपात। ये काम कैसे करता है? बैंक को अपनी कुल जमा राशि का एक निश्चित प्रतिशत नकद या आरबीआई के पास रिजर्व रखना होता है। इसका उद्देश्य तरलता बनाए रखना और महंगाई पर काबू करना है। एक मिनट, मैं थोड़ा कंफ्यूज हूँ। पैसा आरबीआई के पास रखने से बाजार की महंगाई कैसे रुक जाती है? देखिए, इसे आसान भाषा में समझते हैं। अगर बैंक अपना ज्यादा पैसा आरबीआई के पास रखेगा तो उसके पास आम लोगों को लोन देने के लिए कम पैसा बचेगा। ठीक है। जब लोन कम मिलेगा तो बाजार में पैसा कम जाएगा, लोगों की खरीदारी की क्षमता कम होगी और मांग घटने से महंगाई अपने आप नीचे आ जाएगी। अरे वाह, बहुत ही सरल तरीके से समझाया आपने। चलिए अब सामान्य विज्ञान के एमसीक्यू लेते हैं। भौतिकी से दो निकटवर्ती श्रृंगों यानी क्रेस्ट्स के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? उसे तरंग दैर्ध्य कहते हैं, मतलब वेवलेंथ। इसका मात्रक मीटर है। सबसे ज्यादा वेवलेंथ लाल रंग की होती है और सबसे कम बैंगनी की। रसायन विज्ञान, एलपीजी में मुख्य रूप से क्या होता है? इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। इसकी खोज वॉल्टर स्नेलिंग ने की थी। ये तो गंधहीन होती है ना? हाँ, रंगहीन और गंधहीन। इसीलिए लीकेज का पता लगाने के लिए इसमें मिथाइल मरकैप्टन मिलाते हैं, जिससे वो खास गंध आती है। जीव विज्ञान, वसा का सर्वाधिक पाचन कहाँ होता है? छोटी आंत में, जिसकी लंबाई करीब 6.5 मीटर होती है। और कृषि विज्ञान से एमसीक्यूज, सिंथेटिक उर्वरकों के उपयोग से क्या होता है? इससे मृदा का निम्नीकरण होता है, यानी सॉइल डिग्रेडेशन। ये यूरिया जैसे मानव निर्मित खाद होते हैं जो अंततः मिट्टी को खराब करते हैं। अब इस राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य से थोड़ा जूम इन करते हैं, यूपी विशेष और हमारी सुरक्षा की बात करते हैं। यूपी में गन्ना संस्थानों को लेकर छात्रों में बड़ा कंफ्यूजन रहता है। हाँ, इसे क्लियर कर दीजिए। देखिए, यूपी गन्ना अनुसंधान परिषद शाहजहांपुर में है, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान व वनस्पति शोध लखनऊ में है और गन्ना प्रजनन संस्थान कोयम्बटूर में है। और उत्पादन में पहला स्थान ब्राजील का है, दूसरा भारत का। यहाँ एक बहु बेगम का मकबरा भी है। हाँ, अयोध्या में है ये। इसे पूर्व का ताजमहल भी कहते हैं। शुजा उद्दौला ने बनवाया था सरयू नदी के किनारे। यूपीपीएससी की स्थापना 1937 में हुई थी। मुख्यालय प्रयागराज में है और जो डीएसपी की भर्ती होती है वो इसी से होती है। EFIR और E0 क्या है? इसमें साइबर वित्तीय क्राइम स्वचालित रूप से 0 FIR में बदल जाता है। पर्यावरण से एक एमसीक्यू, मयूरभंज जिला किस बायोस्फीयर का हिस्सा है? सिमलीपाल का, जो ओडिशा में है। अन्य बायोस्फीयर भी हैं, जिसे दिहांग दिबांग अरुणाचल में, पंचमढ़ी और पन्ना MP में, नौकरेक मेघालय में और कच्छ गुजरात में। अब रक्षा की बात। भारतीय सेना की 7 कमान है। पूर्वी कोलकाता, मध्य लखनऊ, दक्षिणी पुणे, मयानाती जो पुणे में है, उत्तरी उधमपुर, पश्चिमी चंडी मंदिर हरियाणा। और आतंकवाद का इतिहास भी है। 9/11 का हमला। 11 सितंबर 2001 को 4 विमान हाईजैक हुए थे। WTC और पेंटागन पर? हाँ, अलकायदा ने किया था, जिसकी स्थापना ओसामा बिन लादेन ने 1988 में की थी। सार्क संगठन के बारे में भी लिखा है। स्थापना 1985, मुख्यालय काठमांडू। पहला व्यापार मेला नई दिल्ली में 1996 में। इसके 8 सदस्य हैं। छात्रों के लिए एक ट्रिक है इसे याद रखने की, MBBS पानी, मतलब मालदीव, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल और इंडिया। और अफगानिस्तान 2007 में जुड़ा था। राजधानियां भी हैं, ज़ाम्बिया की लुसाका, क्यूबा की हवाना, रवांडा की किगाली, बहरीन की मनामा। बिल्कुल। अंत में बात मानवीय उपलब्धियों की, स्टैटिक जीके और खेल। दिवस देखते हैं। 14 सितंबर राष्ट्रीय हिंदी दिवस, 4 फरवरी विश्व कैंसर दिवस, 15 सितंबर इंजीनियर दिवस M विश्वेश्वरैया की याद में, 16 सितंबर ओजोन संरक्षण, क्योंकि 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था, 27 सितंबर विश्व पर्यटन दिवस और 28 सितंबर अमर शहीद भगत सिंह का जन्म जो 1907 में हुआ था।
साहित्य में कुछ पुस्तकें हैं। V.S. नायपॉल की इन अ फ्री स्टेट, सलमान रुश्दी की मिडनाइट्स चिल्ड्रन, किरण देसाई की द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस और अरुंधति रॉय की द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, आज़ादी, मदर मैरी कम्स टू मी और मिनिस्ट्री ऑफ अटमोस्ट हैप्पीनेस पुरस्कार। इसका पुराना नाम राजीव गांधी खेल रत्न था, 2021 में बदला गया। शुरुआत कब हुई थी? 91-92 में। राशि 25 लाख है। पहले विजेता विश्वनाथन आनंद थे और अवनी लेखरा का विशेष जिक्र है। पैराशूटिंग वाली? हाँ, पैरालंपिक में 2 स्वर्ण जीतने वाली पहली भारतीय महिला। 2025 पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 10 मीटर एयर राइफल में भी स्वर्ण जीता है। हॉकी खिलाड़ी नवजोत कौर, सलीमा टेटे, हरमनप्रीत सिंह। बैडमिंटन में पीवी सिंधु, साइना नेहवाल, लक्ष्य सेन, ज्वाला गुट्टा। टेबल टेनिस में अचंत शरद कमल और मनिका बत्रा। और लॉन टेनिस में लिएंडर पेस और महेश भूपति, जिन्हें 96 ओलंपिक में इंडियन एक्सप्रेस कहा गया। स्थापत्य कला में एतमादुद्दौला का मकबरा आगरा में है। ये नूरजहां के पिता थे। सफेद संगमरमर से पिट्रा ड्यूरा शैली में बना है। इसे बेबी ताज भी कहते हैं। संस्थाओं में सीडॉल, महिलाओं के अधिकारों का अंतर्राष्ट्रीय बिल है। महिला आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कुछ उपनाम भी हैं। बर्डमैन है, डॉक्टर सलीम अली, फ्रॉग बॉय, सत्यभामा दास बीजू, फॉरेस्ट मैन, जादव पाएंग और वन महोत्सव के जनक KM मुंशी हैं। और अंत में अंकित सर का एक बहुत ही शानदार संदेश है। उन्होंने लिखा है, अमीर हो सकते हैं, अमर नहीं। सफलता के बाद लहजा नहीं बदलना चाहिए, उद्देश्य बड़ा रखो। बहुत ही गहरी बात है। और छात्रों के लिए एक रिमाइंडर है कि अगले हफ्ते करंट अफेयर्स जुड़ेंगे और एक होमवर्क भी है। 125 दिन रोजगार वाली VBG रामजी योजना की फुल फॉर्म याद करना। बिल्कुल। और छात्रों के लिए मैं एक विचार छोड़ना चाहता हूं। जो ये VBJ रामजी होमवर्क दिया गया ना, वो केवल अक्षरों का समूह नहीं है। तो क्या है? बल्कि ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रीढ़ को समझने की एक चाबी है। छात्रों को इस पर स्वयं गहराई से शोध करना चाहिए कि इसका असल प्रभाव क्या होता है। एकदम सही। इस गहराई से ही रिवीजन असल मायने में पूरा होगा। तो चलिए इसी विचार के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।